आनंद जी ने पराठे का निवाला लेते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई तुम और तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट जाने, लेकिन मुझे तो हर दिन ऐसा ही नाश्ता अपनी बहू के हाथ का चाहिए। मजा आ गया। फिर श्याम की तरफ देखते हुए बोले, अरे श्याम, कुछ सीख अपनी भाभी से। जब से ये आई है तेरी तो ऐश हो गई है। रति ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, पापा श्याम भैया तो मेरे साथ ही किचन में लगे रहते हैं, और वैसे भी अगले हफ्ते इनके एग्जाम है। आनंद जी ने उर्मिला जी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, लो खुश हो जाओ, ये भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही निकली। उर्मिला जी हल्के से मुस्कुराईं। सच में बहुत अच्छी बात है, दूसरों के बारे में सोचना अच्छी आदत होती है। फिर उन्होंने पूछा, वैसे आपने मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली? आनंद जी बोले, हाँ बस आज पूरी कर लूंगा। अभिमन्यु चुपचाप बैठा सब देख रहा था। रति के हाथ का खाना उसे भी बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन उसने तारीफ नहीं की। तभी मेहमानों की बात सुनकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, मेहमानों की लिस्ट किस लिए? उर्मिला जी ने आनंद जी से कहा, आपने अभी को बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अभिमन्यु ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आनंद जी ने सहजता से जवाब दिया, रति और मिष्टी के आने की खुशी में हम एक पार्टी दे रहे हैं। पार्टी विला में होगी, और हाँ अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उसे भी बुला लेना। आयशा को तो मैं खुद इनवाइट करूंगा, बहुत प्यारी बच्ची है। उर्मिला जी ने तुरंत बात बढ़ाई, मैं तो सोच रही हूँ उसे हमेशा के लिए यहीं बुला लूं। उनके इतना कहते ही अचानक अभिमन्यु और रति की नजरें टकरा गईं। दोनों की आंखों में दबे हुए जज्बात साफ दिख रहे थे, लेकिन रति ने तुरंत नजरें झुका ली। अभिमन्यु ने हल्की झुंझलाहट में कहा, माँ आप बार बार वही बात क्यों दोहराती हैं? उर्मिला जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। तू भी तो नहीं मानता? पार्टी की बात पर अभिमन्यु ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो जानता था इस पार्टी के बाद लोगों के मन में सवाल जरूर उठेंगे। सामने भले ही कोई कुछ न कहे, लेकिन पीछे से बातें जरूर बनेंगी। कुछ देर बाद रति और मिष्टी तैयार होकर कमरे से बाहर आए। मिष्टी तो चाचू कहते ही दौड़कर अभिमन्यु की गोद में चढ़ गई, लेकिन अभिमन्यु की नजर जैसे ही रति पर पड़ी, उसका दिल एक पल को थम सा गया। प्लेन ब्लू शिफॉन साड़ी में रति बेहद सादगी भरी खूबसूरती की मिसाल लग रही थी। एक हाथ में घड़ी, दूसरे में कंगन, चेहरे पर बिना मेकअप के भी एक अलग ही निखार था। बस होठों पर हल्की न्यूड लिपस्टिक और आंखों में पतली सी काजल की रेखा। यह साड़ी उर्मिला जी ने ही उसे पहनने के लिए दी थी। अभिमन्यु की नजरों का भार महसूस कर रति थोड़ी असहज हो गई। चले, उसने धीमे से कहा। अभिमन्यु जैसे ख्यालों से बाहर आया। चलो। कार वही थी, ड्राइवर भी वही, लेकिन आज रति आगे नहीं पीछे की सीट पर बैठी थी। अभिमन्यु, मिष्टी और रति तीनों साथ में एक परफेक्ट फैमिली की तस्वीर जैसे लग रहे थे, पर उस तस्वीर के पीछे की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कार में सन्नाटा था। अभिमन्यु कभी कभी चोरी से रति को देख लेता, लेकिन रति की नजरें खिड़की के बाहर टिकी थीं। वहीं मिष्टी अपनी दुनिया में मगन शुक्कू से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में कार एक बड़े से स्कूल के सामने जाकर रुक गई। रति के मन में ख्याल आया, ये तो वही स्कूल है। मिष्टी खुश होकर बोली, चाचू यहाँ तो मैं मम्मा के साथ पहले भी आ चुकी हूँ। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ रति की तरफ देखा। अच्छा? फिर उसने मिष्टी से कहा, वैसे अगर तुम मुझे छोटे पापा कहो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मिष्टी थोड़ी उलझी, छोटे पापा? हाँ छोटे पापा, अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा। तुम्हारे पापा तो स्टार बन गए हैं और मैं उनका भाई हूँ, तो हुआ ना छोटे पापा। मिष्टी तुरंत खिल उठी, अरे हाँ अब से आप मेरे छोटे पापा हैं। रति ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी, कैसे अभिमन्यु ने इतनी आसानी से एक मासूम बच्ची को मना लिया, और वो मान भी गई। वैसे तो चाचा या छोटे पापा कहना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रति को उसके पीछे कुछ और ही मंशा नजर आ रही थी। उसी वक्त उनकी नजर सामने गई। स्कूल के प्रिंसिपल वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल ने रति की तरफ देखते हुए कहा, शायद आप यहाँ पहले आ चुकी हैं। रति हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी हाँ। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मिष्टी का उसी स्कूल में एडमिशन हो गया। वापसी में अभिमन्यु उन्हें घर के बाहर छोड़कर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। रति को खाली बैठने की आदत नहीं थी। मिष्टी नीचे उर्मिला जी और आनंद जी के साथ खेलने चली गई थी। सोसाइटी के प्लेग्राउंड में उसके हमउम्र बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी, इसलिए उर्मिला जी उसे अपने साथ ले गई थीं। श्याम अपने कमरे में पढ़ाई में लगा था। अकेलेपन के उस पल में रति का मन अचानक गुनगुनाने को हुआ। वो अपने कमरे की बालकनी में आकर झूले पर बैठ गई। धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून भी था और गहराई में छुपा दर्द भी। उधर दरवाजे की बेल बजी। श्याम ने दरवाजा खोला। अभी भैया चाय लाऊं? उसने सहजता से पूछा। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, भाभी क्या आ गई, दिमाग भी साथ ले गई? ब्लैक कॉफी। श्याम हंसते हुए बोला, हाँ ब्लैक कॉफी, पता नहीं कैसे भूल गया। वो जल्दी से किचन की तरफ चला गया। तभी अभिमन्यु के कानों में फिर वही आवाज पड़ी। वो ठिठक गया। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर आया, श्याम ने उसके हाथ में कॉफी थमा दी। बिना कुछ कहे वो सीधे रति के कमरे की ओर बढ़ गया। बालकनी में रति आंखें बंद किए झूले पर बैठी थी, जैसे हर शब्द के साथ अपने अंदर के दर्द को बहा रही हो। अभिमन्यु कुछ पल तक उसे बस देखता रहा, फिर अनजाने में उसके होठों से निकल गया, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छा गाती हो। आवाज सुनते ही रति चौंक गई। वो घबराकर झूले से उठी। आप कब आए? मुझसे कुछ काम था? अभिमन्यु ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। क्यों, बिना काम के तुम्हारे पास नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है?
वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है? मैंने तुम्हें हमेशा इमोशनल गाने ही गाते सुना है। रति कुछ पल चुप रही, फिर जैसे अनजाने में उसके होठों से गाने के कुछ बोल निकल पड़े। उसे सुनते ही अभिमन्यु का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो मीना कुमारी की शायरी है ना? हाँ, रति हल्की मुस्कान के साथ बोली। वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं। फिर उसने धीमे धीमे कहना शुरू किया। ये रात, ये तन्हाई, ये दिल की धड़कनों की आवाज, ये सन्नाटा, ये डूबते तारों की खामोश गजल। हर शब्द जैसे कमरे में ठहरता जा रहा था। अभिमन्यु का दिल अब बेकाबू हो चुका था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अनजाने में उसके होठों से निकल गया, अधीरा। रति जैसे पत्थर बन गई। उसने घबराकर उसकी तरफ देखा। अपने ही नाम को सुनकर उसका दिल जैसे बैठ गया। अभिमन्यु उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, कौन हो तुम? ये सवाल सुनते ही अधीरा पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जिस पहचान को वो इतने समय से छुपाए हुए थी, आज वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, लेकिन तब तक अभिमन्यु जा चुका था। शाम के बाद से ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मिष्टी गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन रति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अभिमन्यु का वो एक सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, कौन हो तुम? वो बेचैन होकर बिस्तर पर करवट बदलती रही। क्या सच में वो मुझे पहचान गया? लेकिन कैसे? क्या मेरी आवाज वजह है? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो कब का मुझे पहचान चुका होता। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे अधीरा कहकर पुकारा? उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा। कमरे में दम घुटने लगा तो उसने शॉल उठाई और धीरे से बालकनी में आकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा के झोंके भी उसके अंदर उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर पा रहे थे। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। रति ने कुछ पल झिझक कर कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी लेकिन खतरनाक आवाज आई, अधीरा मलिक। रति का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो कभी फोन की स्क्रीन देखती, कभी उस आवाज को पहचानने की कोशिश करती। उधर से हल्की हंसी सुनाई दी। मेरे महबूब, जो कभी अपनी पहचान पर इतराते फिरते थे, आज वही जब अपनी पहचान के बिना खुद को देखा तो रूह कांप गई होगी, है ना? रति के हाथ कांपने लगे। आवाज फिर गूंजी, याद है कौन सा गाना गाया था तुमने? फिर वही लाइनें गुनगुनाई गई और कुछ पल की खामोशी, फिर तंज भरी हंसी। बेचारी अधीरा। अगले ही पल आवाज अचानक सख्त और खतरनाक हो गई। तुम्हारी ऐसी हालत करने वाला हूं कि रति का ये नया वजूद भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। रति का गला सूख गया। मेरे हर वार के लिए तैयार रहो। एक एक शब्द जैसे जहर बनकर उसके कानों में उतर रहा था। पहला वार पीछे से था। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अब सामने से होगा। रति की सांसें तेज हो गईं। अगर बचा सकती हो तो बचा लो खुद को। एक हल्का से ठहराव के बाद उसने कहा, मिष्टी को और राठौर परिवार की मान मर्यादा को। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अब भी रति के दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। रति इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? वो वही था, अमित कपूर। लेकिन हैरानी ये थी कि उसे कैसे पता चला कि अधीरा मलिक जिंदा है। घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। गला जैसे सूख गया हो। आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, अमित हल्के व्यंग से हंसा। क्या हुआ? अपने पति का नाम भूल गई? कैसा प्यार था तुम्हारा? हाँ, बड़े दावे किया करती थी और आज कुछ ही महीनों में मेरी आवाज पहचानने में भी दिक्कत हो रही है। दिस इज नॉट फेयर बीवी। उसकी आवाज में तंज भी था और नफरत भी। वैसे एक बात बता दूं, तुम चाहो भी तो मुझे भूल नहीं पाओगी। जिस आदमी ने शादी के 6 महीने में कभी अधीरा से ठीक से बात तक नहीं की, आज वही फोन पर अपनी नफरत उड़ेल रहा था। फोन के उस पार उसे रति यानी अधीरा की तेज सांसें साफ सुनाई दे रही थी। अमित फिर बोला, सोच रही होगी मुझे कैसे पता चला, है ना स्वीट हार्ट? रति की आंखें भर आईं। जिससे कभी उसने बेइंतहा प्यार किया था, आज उसी के दिल में उसके लिए जहर भरा था। मन ही मन वह टूटती हुई सोच रही थी, मेरा कसूर क्या था तुमसे प्यार करना? क्या उसकी सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए थी? सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब ये परिवार भी। उसकी कांपती आवाज फिर निकली, अमित हंस पड़ा। चलो शुक्र है आवाज तो निकली। मुझे लगा कहीं मेरी आवाज सुनकर हार्ट फेल ही ना हो गया हो तुम्हारा। वैसे तुम इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हो। रति ने खुद को संभालते हुए कहा, कभी तुमसे प्यार था, बहुत था, बचपन से। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो जानती थी कि उससे जवाब मांगना बेकार है, फिर भी दिल मान नहीं रहा था। अमित की आवाज ठंडी हो गई। मैंने क्या किया? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब करूंगा। और सच कहूं जाने मन, तुम्हें बिखरता हुआ देखना ही मेरा सपना है। उसकी आवाज में खतरनाक सुकून था। नफरत है तुमसे, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अधीरा तो मर चुकी है, उसकी पहचान खत्म हो गई। अब रति का वजूद भी मिटाना है। वो हल्का सा हंसा। रति? नहीं, तुम तो दुनिया से गुम हो चुकी हो, अधीरा हो तुम। और सुना है उसकी बेटी तुम्हारी जीने की वजह बन गई है, मिष्टी, है ना? रति का दिल जैसे धड़कना भूल गया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बच गई बेचारी, लेकिन हर बार नहीं बचेगी। अगली बार कोई और अपना होगा। मिष्टी का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बच गई का क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो?
वो झूले पर धम्म से बैठ गई, हाथ पैर कांप रहे थे। अमित हंस पड़ा। अरे इतनी जल्दी भूल गई? कुछ हफ्ते पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था ना उसका। अफसोस, बच गई। रति के होंठ सूख गए। वो तुमने? हाँ, अमित ने बिना झिझक कहा। वो मेरी ही कार थी जिसकी वजह से तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी अस्पताल के बेड पर थी। लेकिन डार्लिंग, हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। रति की आवाज टूट गई। तुम चाहते क्या हो? बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अमित चीख पड़ा। पैसा नहीं चाहिए मुझे, अब चाहिए तुम्हारी बर्बादी। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी हर खुशी, हर वजूद मिटा दूंगा। रति ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उसने मन में कहा, तुझे प्यार भी तेरी औकात से ज्यादा किया था। अब बात नफरत की है तो नफरत ही सही। उसकी आवाज में दर्द नहीं, आग थी। एक पल को वो रुकी, फिर उसकी आवाज और सख्त हो गई। सामने से वार करने की हिम्मत तुम में ना पहले थी ना अब है। आज भी एक मासूम परिवार को मोहरा बनाकर मेरे वजूद को खत्म करने की बात कर रहे हो। रति हो या अधिरा, कोई भी औरत इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई ऐरा गैरा आकर उसका अस्तित्व मिटा दे। और याद रखना, जिसका खुद का कोई वजूद नहीं होता वो किसी और को क्या खाक मिटाएगा। उसने तंज कसते हुए आगे कहा, तुम पहले भी पैसों के पीछे भागने वाले कुत्ते थे और आज भी हो। अधिरा का वजूद न कभी खत्म हुआ था न कभी होगा। एक चाल तुमने चली थी, एक चाल मैंने भी चली है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, चुनौती थी। उसने गहरी सांस ली और आखिरी वार किया। उसने कहा, तुम्हारी सोच जहां आकर रुकती है, अधीरा मलिक की सोच वहां से आगे बढ़ती है। और सच कहूं, इस लड़ाई में बड़ा मजा आने वाला है। कर लो जो करना है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ अधीरा ही नहीं, एक राठौर परिवार की बहू और एक माँ खड़ी है। उसने बिना और कुछ कहे फोन काट दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर तक खुद को संभालने की कोशिश करती रही, फिर धीरे धीरे उठकर कमरे में आई। मिष्टी बेड पर गहरी नींद में सो रही थी, मासूम, बेखबर। रति उसके पास जाकर पलंग से टिक कर बैठ गई। उसकी नजरें बस मिष्टी पर टिकी थीं। मन ही मन बोली, तुम्हें क्या लगा अमित, तुम्हारे सामने कोई मामूली खिलाड़ी है? उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। तुम चाल पर चाल चलोगे और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी? एक कड़वा सच उसके भीतर फिर उभरा। तुम ही थे जिसने रति को अधीरा बताकर जल्दी जल्दी उसका दाह संस्कार करवा दिया, ताकि मेरी पहचान, मेरा वजूद दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाए। उसकी उंगलियां कस गईं। मैं चुप थी तो सिर्फ मिष्टी के लिए, उस मासूम के लिए जिसकी माँ की मौत की वजह मैं बनी। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन इस बार तुमने गलती कर दी अमित। तुम्हें वो एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, चेतावनी थी। तुमने एक माँ को ललकारा है। आंसू आखिरकार बह निकले। वो बार बार टेबल लैंप का स्विच ऑन ऑफ करने लगी, जैसे उसके अंदर की बेचैनी बाहर आ रही हो। उसकी जिंदगी में जैसे कभी ठहराव आया ही नहीं था। हर बार, हर मोड़ पर एक नई परीक्षा उसका इंतजार करती थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उधर अभिमन्यु अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। जब भी वो रति के करीब आया, उसे हमेशा अधीरा के होने का एहसास हुआ। चेहरा बदल गया था, पहचान बदल गई थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे उसी से जोड़ रहा था। वो छत को घूरते हुए सोचने लगा, यानी मैं सही था, तुम अधीरा ही हो। उसके मन में सवालों का सैलाब था। अगर तुम अधीरा हो तो यहाँ क्या कर रही हो? और रति, वो कहाँ है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? अभिमन्यु राठौर अधीरा का बहुत बड़ा फैन था। एक बार काम के सिलसिले में उसे मुंबई जाना पड़ा था और वो रेहान के घर ही रुका था। उस वक्त अभिमन्यु लैपटॉप पर झुका हुआ काम कर रहा था। उसने कहा, रेहान, मुझे आज शाम को ही निकलना है। रेहान ने तुरंत विरोध किया। ओए, आज तू कहीं नहीं जा रहा। शाम को एक शानदार पार्टी है और तू मेरे साथ चलेगा। अभिमन्यु की नजरें अब भी स्क्रीन पर ही टिकी थीं। बिल्कुल नहीं, वहां तुम्हारे काम के लोग होंगे, मैं जाकर बोर हो जाऊंगा। रेहान मुस्कुराया, फिर जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। कहा, अच्छा जी, वहां हर तरह के लोग होंगे, फैशन इंडस्ट्री वाले भी, और ये रहा तेरा इनविटेशन। अभिमन्यु ने हैरानी से कार्ड लिया और कहा, मेरा? रेहान ने कंधे उचकाए और कहा, हाँ, मिस्टर भट्टाचार्य को तुम्हारा मुंबई वाला एड्रेस नहीं पता था और तुम अपना पर्सनल नंबर किसी को देते नहीं, ना ही कोई पीए रखते हो, तो उन्होंने मुझे दे दिया तुम्हें देने के लिए। अभिमन्यु ने कार्ड पर एक नजर डाली और वापस रखते हुए बोला, मुझे ये सब पार्टियां पसंद नहीं, तुम्हें पता है। रेहान ने उसके सामने कॉफी का मग रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अधीरा मलिक भी आ रही है। अभिमन्यु ने एक पल को उसकी तरफ देखा और कहा, तो? रेहान ने नाटकीय अंदाज में कहा, अरे कम से कम अपनी फेवरेट सिंगर के लिए तो चलो। लोग अपने फेवरेट स्टार से मिलने के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तू है, पार्टी अटेंड भी नहीं कर सकता। अभिमन्यु ने आखिरकार लैपटॉप बंद किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, नौटंकी बंद कर, कब चलना है? रेहान की मुस्कान चौड़ी हो गई। शाम 7 बजे। उसी शाम 7 बजे एक विशाल फार्म हाउस जो खास तौर पर पार्टियों के लिए तैयार किया गया था। बाहर एक तरफ मीडिया का जमावड़ा था तो दूसरी तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अंदर एंट्री ले रहे थे। रेहान और अभिमन्यु साथ ही अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी रेहान किसी डायरेक्टर से बात करने में व्यस्त हो गया। अभिमन्यु की दमदार पर्सनालिटी पर मीडिया की नजर टिक गई। कैमरों की फ्लैश लगातार उसकी तरफ घूमने लगी। कुछ रिपोर्टर्स आपस में फुसफुसा रहे थे, वो देखो अभिमन्यु राठौर, मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर बिजनेसमैन। ब्लैक कोट पैंट में उसकी डैशिंग पर्सनालिटी हर किसी का ध्यान खींच रही थी। तभी अचानक माहौल में हलचल मच गई।
सभी की नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। अधीरा मलिक आ चुकी थी, कांजीवरम साड़ी में लिपटी, बेहद खूबसूरत, लंबे खुले बाल जिन्हें उसने एक तरफ आगे किया हुआ था, कानों में बड़े झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। वो किसी जीवित भारतीय परंपरा की तरह लग रही थी। जहां बाकी लड़कियां वेस्टर्न आउटफिट्स में थीं, वहीं अधीरा साड़ी में ही सब पर भारी पड़ रही थी। तभी एक कैमरामैन की आवाज आई। उसने कहा, सर, मैम, आप दोनों का एक साथ एक फोटो प्लीज। अधीरा ने ज्यादा ध्यान दिए बिना अभिमन्यु के पास आकर खड़े होकर पोज दे दिया, लेकिन अभिमन्यु उसकी तो मानो सांसें थम गई थीं, जिसे वो अब तक सिर्फ स्क्रीन पर देखता आया था। आज वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। आज अधीरा के साथ खड़े होकर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज, थोड़ी अलग। अधीरा के लिए ये सब आम बात थी। 2-3 फोटो क्लिक करवाकर उसने सभी को नमस्कार किया और आगे बढ़ गई। लेकिन जाते जाते वो अभिमन्यु को बेचैन कर गई। कुछ पल बाद वो खुद को रोक नहीं पाया, तेज कदमों से उसके पीछे चल दिया। सामने ही रेहान खड़ा था। उसने पूछा, कहाँ रह गया था? अभिमन्यु ने नजरें घुमाते हुए कहा, यहीं था। उसकी नजरें फिर से उसी दिशा में टिक गईं, जहां अधीरा किसी म्यूजिक डायरेक्टर से बात कर रही थी। चाहकर भी वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद रेहान उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया और इस बीच वो अधीरा से अनजाने में दूर हो गया। रात गहराने लगी थी, साथ ही खाने पीने का दौर भी खत्म हो चुका था। धीरे धीरे सभी लोग वापस जाने लगे। अभिमन्यु ने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अधीरा कहीं नजर नहीं आई। मन में हल्की सी कसक लिए वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। अपनी कार निकालने ही वाला था कि उसके फोन की स्क्रीन चमकी। रेहान का कॉल आ रहा था। अभिमन्यु ने कॉल उठाया और कहा, कहाँ हो भाई? रेहान की आवाज थोड़ी जल्दबाजी में थी। अभी पीछे वाले गेट के पास कार लेकर आजा। अभिमन्यु ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, उधर क्यों? यार, बहस बाद में कर लेना, पहले आजा जल्दी। ओके। वो जल्दी से कार लेकर पीछे वाले गेट पर पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, उसकी नजर रेहान पर पड़ी और उसके साथ एक लड़खड़ाती हुई लड़की पर। वो कोई और नहीं, अधीरा थी। उसे इस हालत में देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की कड़वाहट आ गई। सब दिखावा है, सारे सेलिब्रिटीज ऐसे ही होते हैं, नशे में धुत। अभिमन्यु, गेट खोल, रेहान ने आवाज लगाई। अभिमन्यु ने तुरंत दरवाजा खोला। रेहान ने सहारा देकर अधीरा को आगे वाली सीट पर बैठा दिया। वो पूरी तरह से नशे में थी, या कम से कम वैसी लग रही थी। अभिमन्यु ने तीखे लहजे में पूछा, ये क्या है और इसे मेरी कार में क्यों बैठाया? रेहान ने जल्दी जल्दी कहा, यार, इसने गलती से ड्रिंक कर लिया, शराब को जूस समझकर पी गई। अभिमन्यु हल्का सा हंसा और कहा, सच में? गलती से? इतने सालों से इंडस्ट्री में है और जूस और शराब में फर्क नहीं समझती? उसने गुस्से से एक नजर अधीरा पर डाली, जो खिड़की के बाहर खोई हुई थी। रेहान ने गंभीर होकर कहा, गुस्सा मत कर अभी, मैं इसे सालों से जानता हूँ। ये उन लोगों में से नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसने आज तक ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया। वो थोड़ा झुककर बोला, और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। पूरा बॉलीवुड जानता है अधीरा मलिक शराब को हाथ तक नहीं लगाती। अगर पीती होती तो आज ऐसे बेहाल नहीं होती। ये किसी की चाल है। अभिमन्यु चुप हो गया। रेहान ने आगे कहा, सुन, मैं इसके ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, तू इसे इसके घर छोड़ दे, एड्रेस भेज दिया है। अभिमन्यु ने झुंझला कर कहा, अरे मुझे क्यों फंसा रहा है? बकवास मत कर, एड्रेस मोबाइल पर है, संभाल इसे। इतना कहकर रेहान चला गया। कुछ पल तक अभिमन्यु बस अधीरा को देखता रहा, जो अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसने हल्की आवाज में कहा, अधीरा जी, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अपना नाम सुनते ही वो हल्का सा चौंकी। आपने मुझसे कुछ कहा? उसकी बड़ी बड़ी आंखें नशे में और भी गहरी लग रही थीं। खुले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और वो उन्हें बार बार कान के पीछे करने की कोशिश कर रही थी। बाहर तेज बारिश होने लगी। अधीरा ने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपना एक हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों से खेलने लगी। उसकी इस मासूम हरकत पर अभिमन्यु का दिल जैसे एक पल को ठहर गया। उसकी भोली सूरत और ऊपर से कार में बजता हुआ गाना, मानो सब कुछ उसी के लिए हो। अचानक पानी का एक छींटा उसके चेहरे पर आ गिरा। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अधीरा की खिलखिलाती हंसी उसके कानों में पड़ी। उफ, कितनी खूबसूरत हंसी थी। कुछ देर तक वो बस उसे हंसते हुए देखता रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए तेज आवाज में बोला, स्टॉप इट अधीरा। लेकिन अधीरा पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अब भी हंस रही थी, शायद नशे का असर था। जब उसने फिर वही हरकत दोहराई तो अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा। बाहर तेज बारिश के कारण उसे वैसे ही ड्राइव करने में दिक्कत हो रही थी और ऊपर से ये बचकानी हरकत। उसने कार साइड में लगाकर रोक दी, लेकिन अधीरा उसे जैसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अब भी खिड़की से बाहर हाथ निकालकर बूंदों को अपनी हथेली में समेट रही थी। मिस अधीरा मलिक, ये क्या हरकत है? अभिमन्यु ने झुंझलाते हुए कहा। अधीरा ने बाहर देखते हुए ही जवाब दिया, हरकत? मैंने क्या कर दिया? फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पलके झपकाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। अभिमन्यु खुद को उसकी उन आंखों में खोने से रोक नहीं पाया। बारिश से भीगे कुछ बाल उसके गालों और होठों से चिपक गए थे, जिससे उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था और वो उसी आकर्षण में डूबता जा रहा था। अगर तुम बार बार मुझ पर पानी उछालोगी तो मैं कार कैसे ड्राइव करूंगा? हाँ बताओ, उसने इस बार थोड़े नरम लहजे में कहा। लेकिन मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। अभिमन्यु हैरान रह गया। ओ गॉड, रेहान, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे इसके साथ इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। मजबूरी में उसे भी बाहर आना पड़ा।
बाहर सच में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने अपना ब्लेजर कार में ही छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था बाहर जाने का मतलब था पूरी तरह भीग जाना। अधीरा, लेकिन अधीरा जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। वो दोनों बाहें फैलाए चेहरे को आसमान की तरफ उठाए बारिश में भीग रही थी। गिरती हुई बूंदें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसे इस तरह देखकर अभिमन्यु का दिल भी बगावत पर उतर आया। वो इस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि किसी की भी नजर डोल जाए। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उसकी तरफ बढ़ गया। अचानक उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस खिंचाव से वो उसके बेहद करीब आ गई। अभिमन्यु खुद भी इस पल के लिए तैयार नहीं था। बारिश से भीगती उसकी पलकों का उठना गिरना उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो धीमे से बोला, बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अधीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोलने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जिसे सुनकर अभिमन्यु बस उसे देखता रह गया। अचानक वो उससे दूर होने लगी, लेकिन इस बार भी अभिमन्यु ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। अंदर चलो अधीरा। अधीरा हल्के से हंसी। तुम कौन हो? लेकिन जो भी हो, जब तुम अपने होठों से मेरा नाम लेते हो ना, पता नहीं क्यों बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है। वो नशे में थी, लेकिन उसके हर शब्द सीधे अभिमन्यु के दिल में उतर रहे थे। अधीरा फिर बुदबुदाते हुए वो एक शायरी बोली। अभिमन्यु ने हैरानी से उसे देखा। उसने पूछा, तुम शायरी भी करती हो? अधीरा जोर से हंस पड़ी। तुमने पहले कभी नहीं सुना? अभिमन्यु एक टक उसके चेहरे को देखते हुए धीमे से बोला, नहीं। अधीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मीना कुमारी की दर्द भरी शायरी है, लेकिन पता है इन शायरियों में सबसे खास क्या है? अभिमन्यु उसकी बात सुन ही रहा था कि उसे एहसास हुआ वो अब उसकी कलाई छोड़ चुका था, लेकिन अधीरा नशे में उसके सीने पर सिर टिकाए खड़ी थी। उसकी इस मासूम नजदीकी ने अभिमन्यु के भीतर हलचल मचा दी। वो उसकी पसंदीदा गायिका थी और कहीं ना कहीं वो उसे दिल ही दिल में पसंद भी करता था, लेकिन आज पहली बार वो उसे सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। वो नशे में थी, लेकिन वो पूरी तरह होश में। अपने जज्बात छुपाते हुए उसने हल्के शरारती अंदाज में पूछा, तो बताओ मीना कुमारी की शायरी में ऐसा क्या खास है? अधीरा ने धीरे से आंखें उठाईं। मुझे उनकी शायरी का हर एक लफ्ज अपना लगता है। मेरी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। उसका जवाब सुनकर अभिमन्यु गंभीर हो गया। उसने उसे हल्के से अपने सामने किया, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामते हुए पूछा, कैसी है तुम्हारी जिंदगी? अधीरा हल्की हंसी के साथ बोली, इसे तुम जिंदगी कहते हो? नाम है, शोहरत है, सब कुछ है मेरे पास। फिर उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैं सोने के पिंजरे में कैद वो मासूम चिड़िया हूँ जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है, छटपटाती है, सपने देखती है, लेकिन उड़ नहीं सकती। वो उससे थोड़ा दूर हुई। मेरे करोड़ों फैंस हैं जो मेरी एक झलक के लिए पागल रहते हैं। फिर अचानक उसके करीब आकर धीमे से बोली, लेकिन सच बताऊं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये दुनिया बहुत बेमतलब है, बस प्यार का दिखावा करती है। कहते कहते उसकी आवाज टूट गई और अगले ही पल वो अभिमन्यु की बाहों में ढह गई। अधीरा, क्या हुआ? अभिमन्यु घबरा गया। उसने उसके गाल थपथपाए, लेकिन वो नशे की गहरी नींद में जा चुकी थी। अभिमन्यु ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया, कार की पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार उसके घर की ओर मोड़ दी। लेकिन रास्ते भर उसके दिल और दिमाग में अधीरा के शब्द गूंजते रहे। कुछ देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, कपूर मेंशन। उसने हॉर्न बजाया। कुछ ही पलों में गार्ड बाहर आया। अभिमन्यु ने खिड़की नीचे करते हुए कहा, तुम्हारी मैडम कार में है। गार्ड थोड़ा उलझन में पड़ा। कौन सी मैडम साहब? क्योंकि यहाँ अनुष्का और उसकी माँ भी रहती थी, अभिमन्यु ने हल्की झुंझलाहट में कहा, अधीरा मलिक। गार्ड तुरंत चौकन्ना हो गया। ओह, छोटी मालकिन, क्या हुआ उन्हें साहब? अभिमन्यु ने सांस छोड़ते हुए कहा, अगर पूछताछ पूरी हो गई हो तो अंदर जाने दोगे? सॉरी साहब, आइए। गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। अभिमन्यु ने कार अंदर पोर्टिको में पार्क की। पीछे की सीट पर अधीरा अब भी बेसुध सो रही थी। वो धीरे से उसके पास आया। अधीरा? उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर ले गया। घर में इस वक्त सिर्फ 4-5 नौकर ही मौजूद थे। इतनी रात में घर का खालीपन देखकर उसे हल्का सा आश्चर्य भी हुआ। एक नौकर से पूछकर वो ऊपर उसके कमरे तक पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी उसकी नजर एक पल के लिए अधीरा के चेहरे से नहीं हटी और अधीरा वो बच्चे की तरह उसके सीने में चेहरा छुपाए सो रही थी। कमरे में पहुंचकर उसने उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया। तभी एक फीमेल सर्वेंट घबराते हुए बोली, सर, मैडम को क्या हुआ है? अभिमन्यु ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद गलती से इन्होंने ड्रिंक कर ली थी। वो हैरानी से बोली, सर, लेकिन मैडम तो शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाती। अभिमन्यु ने हल्की गंभीरता से उसकी तरफ देखा। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, गलती से। फिर कुछ पल रुक कर बोला, इनके सारे कपड़े गीले हैं, जल्दी से बदल देना, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि पीछे से फीमेल सर्वेंट ने झिझकते हुए पूछा, सर, आपका नाम? मतलब अगर मैडम पूछेंगी तो क्या बताऊं? अभिमन्यु एक पल के लिए ठिठका, फिर बिना उसकी तरफ देखे धीमे से बोला, अजनबी। उसके इस जवाब पर वो अवाक रह गई। वो कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही अभिमन्यु तेज कदमों से उस बड़े से महल से बाहर निकल गया। जैसे ही अभिमन्यु अपने अतीत से बाहर आया, उसने देखा सुबह हो चुकी थी।
रात जैसे दोनों ने जागकर ही काटी थी, अभिमन्यु ने भी और अधीरा ने भी। रति ने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। पलकों पर नींद अब भारी होने लगी थी, लेकिन इस वक्त सोने का मतलब था देर तक सो जाना, इसलिए वो सीधे नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो उसने पीले रंग की सिफॉन साड़ी पहनी, साथ में लाल रंग का ब्लाउज, हाथों में उर्मिला जी के दिए हुए मोटे मोटे कंगन पहन लिए। तैयार होकर वो मंदिर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसकी नजर सामने काउच पर बैठे अभिमन्यु पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, उनमें सवाल भी थे और एक अजीब सा जुनून भी, उसे पाने का, उसे समझने का। अब अभिमन्यु की इस गहरी नजर से रति असहज हो गई। उसने कुछ कहे बिना मंदिर साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी निगाहों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी। तभी शाम आ गया और उसने राहत की सांस ली। शाम ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी आज आप इतनी जल्दी उठ गईं या मैं लेट हो गया? रति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं भैया, आप सही समय पर उठे हैं, मैं ही थोड़ा जल्दी उठ गई। उसे यूं मुस्कुराते देख अभिमन्यु के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वहीं आज मिष्टी के स्कूल का पहला दिन था। उर्मिला जी खुद उसे तैयार कर रही थी। जब से मिष्टी राठौर निवास में आई थी, आनंद जी और उर्मिला जी की पूरी दिनचर्या ही बदल गई थी। अब उनकी सुबहें मिष्टी दी की हंसी और उसकी नटखट बातों से शुरू होती थीं। इस नन्ही सी परी ने अपनी मासूम हरकतों और मीठी मीठी बातों से पूरे घर को जैसे मोह लिया था। यूं ही नहीं कहा जाता, मूल से ज्यादा प्यारा सूद होता है। उसे देखकर उन्हें जतिन के होने का एहसास होता था। हालांकि उसका चेहरा काफी हद तक अपने चाचू से मिलता था। डाइनिंग टेबल पर अभिमन्यु बैठा सैंडविच खा रहा था और मिष्टी उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। मम्मा नो, टमी फुल है, मिष्टी ने मुंह बनाते हुए कहा। रति मुस्कुराई और कहा, 1 बाइट प्लीज। नो। उसके मना करने के बावजूद रति ने प्यार से एक छोटा सा बाइट उसके मुंह में डाल ही दिया। उधर अभिमन्यु खाते खाते कभी रति को देखता तो कभी मिष्टी को। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। कैसे ये लड़की इस अनजान बच्ची पर इतना प्यार लुटा सकती है? आखिर क्या राज है इसके चेहरे के पीछे? तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे अधीरा मलिक। आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? और रति कहाँ है? क्यों उसके नाम का इस्तेमाल कर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही हो? वो जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। अचानक उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस निकलना है। रति ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मिष्टी का आज पहला दिन है। अभिमन्यु ने सीधे जवाब दिया, हम इसे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकलेंगे। तभी उर्मिला जी डाइनिंग एरिया में आती हुई बोली, कहाँ निकलने की तैयारी हो रही है? रति कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ा, ऑफिस जाना है और आपकी ये बहू भी मेरे साथ जाएगी। उर्मिला जी थोड़ी असहज हुई, लेकिन बेटा वो ऑफिस नहीं जाना चाहती। अभिमन्यु ने ठंडे स्वर में कहा। तो उर्मिला जी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तो मतलब नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? अभिमन्यु ने हल्की सख्ती से कहा, क्या आपकी बहू के लिए ऑफिस के नियम बदल दूं? 15 दिन तक उसे ऑफिस आना ही होगा, चाहे मन से या फिर। वो बात अधूरी छोड़कर रति की तरफ एक नजर डालता हुआ उठ गया। रति ने उर्मिला जी को समझाते हुए कहा, माँ आप परेशान मत हो, बस 15 दिन की बात है, यूं ही निकल जाएंगे। उर्मिला जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस 15 दिन। लेकिन उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु जिस तरह रति पर अपना हक जता रहा था, अपने फैसले उस पर थोप रहा था, वो उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उनकी आंखें जो देख रही थीं, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थीं और उन्हें जल्द ही इसका हल निकालना था। उधर मिष्टी अभिमन्यु के साथ काउच पर बैठी उसके मोबाइल में राइम्स देख रही थी। रति ने आवाज लगाई, मिष्टी चले। अभिमन्यु की नजर जैसे ही रति पर पड़ी, वो ठहर गई। माथे पर लगी छोटी सी काली बिंदी ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। उसे इस तरह घूरते देखकर रति थोड़ी असहज हो गई। तभी मिष्टी दौड़ते हुए उसके पास आई। वाओ मम्मा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। रति ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। थैंक यू बेटा। मिष्टी की आवाज से जैसे अभिमन्यु होश में आया। चले। रति ने मिष्टी से प्यार से कहा, स्कूल जाने से पहले दादा दादी के पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए ना। मिष्टी ने अपने सिर पर हाथ मारा। ओह, मिष्टी भूल गई थी। वो तुरंत दौड़कर उर्मिला जी और आनंद जी के पास गई, जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मिष्टी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान खिल उठी। आनंद जी ने मिष्टी को प्यार से देखते हुए कहा, अरे आज तो मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, खूब पढ़ना बेटा। मिष्टी ने गर्व से गर्दन ऊंची करते हुए कहा, जी दादाजी, मिष्टी अब बड़ी हो गई है ना। आनंद जी हंस पड़े। हाँ ये तो सही बात है, बड़े बच्चे ही स्कूल जाते हैं। उर्मिला जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूम लिया। मिष्टी सच में अपने नाम की तरह ही थी, मीठी, प्यारी और सबकी लाडली। अभिमन्यु ने प्यार से मिष्टी का हाथ थामा और बाहर की ओर बढ़ गया। रति भी अपना पर्स संभालते हुए उनके पीछे पीछे आ गई। नीचे सोसाइटी में कुछ औरतों की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो आपस में फुसफुसाने लगी। एक औरत ने दूसरी से कहा, प्रियंका जी, ये तो अभिमन्यु राठौर है ना, उर्मिला जी का बेटा। दूसरी ने ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ नमिता वही है, लेकिन ये रति और उसकी बेटी के साथ कहाँ जा रहा है? तभी शकुंतला ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे मैंने तो उर्मिला से उस दिन ही कहा था, तो उन्हें बड़ी मिर्ची लग गई थी, मुझे ही सुनाने लगी थी, बड़ी आदर्शवादी बनती हैं, और देखो इनके बेटे ने चोरी छुपे शादी कर ली और अब जाकर सबको बता रहे हैं। वो अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, अरे शादी कर ली थी तो छुपाने वाली कौन सी बात थी? उस दिन तो कह रही थी कि मुझे गलतफहमी हुई है, अब देखो एक बच्ची का बाप भी बन चुका है। प्रियंका ने उसे शांत करने की कोशिश की। शकुंतला जी, हो सकता है उर्मिला जी सही कह रही हो, शायद आपको गलतफहमी हुई हो।
अगर वो उसकी पत्नी होती तो वो क्यों छुपाते? शकुंतला ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, ये लड़की तो दूसरी बिल्डिंग में रहती थी ना, फिर यहाँ से क्यों निकल रही है? और देखो, अभिमन्यु उस बच्ची का हाथ कैसे पकड़े हुए हैं, जैसे उसकी अपनी बेटी हो। शक्ल भी देखो दोनों की, एक जैसी नीली आंखें। नमिता ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की। अरे होगा कोई कारण, हमें क्या, सबकी अपनी जिंदगी है, कौन क्या कर रहा है ये उनका मामला है, ना हमें बोलना चाहिए ना टटोलना चाहिए। अगर कुछ होता तो उर्मिला जी खुद बता देती। फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे भी रति इतनी खूबसूरत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत, और बच्ची भी बहुत प्यारी है। शकुंतला के लिए ये तारीफ पचाना मुश्किल था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कुछ खास तो नहीं है जो आप लोग इतनी तारीफ कर रही हैं, मेरी अंकिता क्या इससे कम है? उसकी बात सुनकर प्रियंका और नमिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो इनका कुछ नहीं हो सकता। दरअसल शकुंतला वही थी जिन्होंने सबसे पहले मिष्टी को देखकर उसे अभिमन्यु की बेटी समझ लिया था। वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर राठौर परिवार के पास गई थी, लेकिन अभिमन्यु ने साफ मना कर दिया था। समाज में जहाँ प्रियंका और नमिता जैसी समझदार औरतें होती हैं, वहीं शकुंतला जैसी भी, जो दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी कर अपना मनोरंजन ढूंढती हैं। उधर अभिमन्यु और रति मिष्टी को स्कूल के अंदर तक छोड़कर आए। दोनों साथ में किसी कपल की तरह ही लग रहे थे। तभी एक टीचर ने उन्हें देखकर अनायास ही कह दिया, लवली कपल। रति का चेहरा शर्म से झुक गया, जबकि अभिमन्यु के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो गहरी नजर से उसे देखने लगा और रति के गाल लाज से लाल हो उठे। वापसी में शुक्कू कार ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि अभी किसी को भी रति और राठौर परिवार के रिश्ते के बारे में पता चले, इसलिए रति बतौर पीए आगे की सीट पर बैठी थी और अभिमन्यु हमेशा की तरह पीछे। हालांकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। ऑफिस पहुंचते ही वो तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ गया और रति भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। उस घटना के बाद आज रति पहली बार ऑफिस आई थी। मिष्टी के एक्सीडेंट के बारे में सबको पहले ही पता चल चुका था। राजवी और सोनिया अक्सर उसे फोन करके मिष्टी का हालचाल पूछती रहती थी। आज इतने दिनों बाद जब रति ऑफिस पहुंची तो उसे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। कुछ ही दिनों में सबको उससे एक खास लगाव हो गया था। वो थी ही इतनी मिलनसार और सहज। अधीरा जो जिंदगी खुलकर नहीं जी पाई थी, वही अब रति बनकर इन छोटी छोटी खुशियों को जी रही थी। अधीरा का एक दायरा था, वो हर किसी से खुलकर नहीं मिल सकती थी, लेकिन रति वो बेझिझक अपनापन लिए हर किसी से बात कर सकती थी, मानो पूरा आसमान उसका हो, बस उसे अपने पंख फैलाने की देर थी। उधर अभिमन्यु अपने कैबिन में पहुंचा तो देखा आयशा और राज पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। चेयर पर बैठते ही अभिमन्यु ने पूछा, तुम दोनों यहाँ, कोई खास बात? आयशा ने उत्साहित होकर कहा, अभी हमारा नया कलेक्शन तैयार है, कब लॉन्च करें? राज ने भी तुरंत बोला, हाँ यार, हमें इसे जल्द से जल्द मार्केट में उतारना होगा, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अभिमन्यु ने टेबल पर रखा पेपरवेट घुमाते हुए कहा, अगले संडे हमारा कलेक्शन मार्केट में उतर जाएगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मे आई कम इन सर? कम इन, अभिमन्यु ने कहा। रति अंदर आई तो आयशा उसे देखकर हैरान रह गई। अरे तुम कब आई, और मिष्टी ठीक है ना? रति हल्के से मुस्कुराई, जी मैम, वो बिल्कुल ठीक है, आज तो वो स्कूल भी गई है। आयशा ने राहत की सांस ली। गुड, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और सच कहूं साड़ी में तुम और भी प्यारी लग रही हो। रति बस मुस्कुरा दी। अभिमन्यु ने एक पल को उसे देखा, फिर खुद को फाइलों में उलझा लिया, लेकिन वहां एक और नजर थी जो लगातार रति पर टिकी हुई थी, राज। राज शुरू से ही रति की खूबसूरती से आकर्षित था, लेकिन अपने रूखे स्वभाव के कारण वो अक्सर उसे अनजाने में ठेस पहुंचा देता था। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद था, एक तरफ सहानुभूति क्योंकि वो एक बच्ची की माँ थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी सोच जो उसे जज करती रहती थी। उसने खुद ही एक पैमाना बना लिया था, बहुत खूबसूरत लड़कियां सिर्फ ध्यान चाहती हैं, काम नहीं करती। और यही सोच उस दिन शूट के दौरान भी उसके व्यवहार में झलक गई थी। रति ट्रे में कॉफी लेकर आई थी। उसने अभिमन्यु की तरफ ट्रे बढ़ाते हुए कहा, सर कॉफी। राज ने तुरंत ताना मारा और कहा, हम यहाँ 3 लोग हैं और तुम सिर्फ एक कॉफी लेकर आई हो, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। आयशा झल्ला उठी, उसे कैसे पता होता कि हम पहले से यहाँ हैं? राज ने बेपरवाही से कहा, तो पहले देख लेना चाहिए था। अभिमन्यु ने गुस्से को दबाते हुए कहा, राज तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो कैसे देखती? रति मेरे साथ ही ऑफिस आई है। राज ने रति की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा? रति को समझ नहीं आ रहा था कि राज उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, क्यों वो हर बात पर उसे सुनाता था। आयशा ने माहौल संभालते हुए फाइल उठाते हुए कहा, चलो राज, हमें बहुत तैयारी करनी है। अभिमन्यु ने बैठे बैठे ही कहा, राज लॉन्चिंग पार्टी में हमारे सारे नए पुराने क्लाइंट होने चाहिए। दोनों के जाने के बाद रति वहीं खड़ी रही, अगले आदेश का इंतजार करती हुई। अभिमन्यु जैसे किसी और ही सोच में खोया था। सर मेरे लिए कुछ और काम? रति ने पूछा। अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नो तुम जा सकती हो, और हाँ राज की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है। रति ने हल्के से कहा, गैरों की बात का क्या बुरा मानना सर? उसी वक्त राज जो गलती से अपनी फाइल वहीं छोड़ गया था उसे लेने वापस आया, और रति की ये बात उसके कानों में पड़ गई। वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। गैर? हाँ, उसके लिए वो सच में एक गैर ही था, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात उसे चुभ गई। रति अपने कैबिन में चली गई, उसके पास फिलहाल ज्यादा काम नहीं था। उधर अभिमन्यु जो घर पर उसे खुलकर देख नहीं पाता था, अब अपने कैबिन के ग्लास से आराम से उसे देख रहा था। कुछ देर पहले ही उसने अपने मन को शांत करने के लिए मोबाइल पर एक गाना भी चला लिया था, लेकिन उसकी नजरें बार बार रति पर ही आ टिकती थीं।
वहीं रति अभिमन्यु की नजरों से बेखबर गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे बार बार कल रात की बातें याद आ रही थी। अभिमन्यु का उसे अधीरा कहना और अमित की दी हुई धमकी। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन कल तुम्हारी धमकी ने यह साबित भी कर दिया अमित कि उस एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तुमने मेरा प्यार देखा था, मेरा इंतजार देखा था। अब मेरी नफरत तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाएगी। अभिमन्यु उसकी बदलती हुई भावनाओं को गौर से देख रहा था। ऐसा नहीं था कि रति डर नहीं रही थी, वो बेहद डरी हुई थी। अमित की धमकी को हल्के में लेना नामुमकिन था। उसकी वजह से पहले ही बहुत कुछ खो चुकी थी और अब तो उसने मिष्टी को भी नहीं छोड़ा था। कपकपाते हाथों से रति ने मोबाइल उठाया। कुछ देर तक वो उस अनजान नंबर को घूरती रही, फिर हिम्मत जुटाकर एक नंबर डायल किया। हेलो हेलो अधीरा बेटा, कैसी हो तुम? उधर से धनराज की आवाज आई। रति की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अंकल, कुछ भी ठीक नहीं है। इतना कुछ सहने के बाद भी उसने खुद को संभाल रखा था, लेकिन मिष्टी के नाम पर वो टूट गई थी। वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। धनराज चिंतित हो उठे। क्या ठीक नहीं है, साफ साफ बताओ बेटा। रति ने गहरी सांस लेकर कहा, कल अमित का फोन आया था। धनराज ने हैरान होकर कहा, क्या? लेकिन क्यों? अंकल, वो सब जानता था, शुरू से जानता था कि मैं रति नहीं हूं। फिर भी उसने जानबूझकर दुनिया के सामने रति को अधीरा बताकर मरवा दिया ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। अच्छा हुआ मैंने समय रहते वसीयत बदल दी। धनराज ने गंभीर स्वर में कहा। हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला वो, लेकिन आखिर उसे मिला क्या? अगर साथ रहता तो कम से कम तुम्हारी दौलत तो उसे मिलती। अब तो खाली हाथ ही रह गया। रति ने धीमे स्वर में कहा, उसे मेरी पहचान मिटानी थी। दुनिया जिस चेहरे को पहचानती थी उसे खत्म करना था। धनराज की आवाज में आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, अधीरा, तुम्हारी पहचान तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आवाज है। खुद को फिर से पहचानो, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ। अधीरा नहीं तो रति राठौर बनकर ही सही अपनी अलग पहचान बनाओ। उसे बता दो कि तुम अब भी वही हो और पहले से भी ज्यादा मजबूत। रति हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन अंकल, अगर लोगों को शक हुआ तो? धनराज हल्का सा मुस्कुराए। प्रूफ किसके पास है? और अगर वो साबित करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया के सामने उसने खुद ही कहा था कि अधीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कुछ नहीं कर सकता, बस तड़प सकता है और उसे तड़पने दो। रति ने धीमे स्वर में कहा, अंकल, एक और जरूरी बात बतानी है। हाँ बेटा, बिना झिझक कहो। कुछ दिन पहले मिष्टी का एक्सीडेंट हुआ था और वो अमित नहीं करवाया था। कल उसने मुझे धमकी दी कि अगला नंबर राठौर परिवार के किसी सदस्य का होगा। ये सुनकर धनराज सन्न रह गए। उन्होंने कहा, क्या? मिष्टी का एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं? इसके बाद रति ने धीरे धीरे मिष्टी और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। ये जानकर धनराज को तसल्ली हुई कि रति को आखिर एक परिवार मिल गया है, लेकिन अमित कपूर वो एक खतरनाक खिलाड़ी था। अब ये बात धनराज भी समझ चुके थे। उसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कभी उसने कहा था, तुम्हें रानी बनाऊंगा। रति तब नहीं जानती थी कि वो शतरंज का खिलाड़ी है, लेकिन इस बार अमित से एक गलती हो गई थी। उसने चाल तो बहुत सोच समझ कर चली, पर महारानी को कम आंक लिया, क्योंकि जैसे ही अधीरा ने उसकी मंशा समझी, उसने अपनी पूरी बाजी ही बदल दी। रति यानी अधीरा फोन रख चुकी थी। वो अपनी सीट पर बैठकर कागज पर नए नए डिजाइन बना रही थी। काम करते करते, मीटिंग्स अटेंड करते करते कब शाम के 7 बज गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसके मन में मिष्टी की चिंता घर करने लगी थी। वो जानती थी कि उर्मिला जी और आनंद जी की छत्र छाया में उसकी मिष्टी पूरी तरह सुरक्षित है। फिर भी वो एक माँ थी। आज मिष्टी का स्कूल में पहला दिन था। न जाने कितनी बातें वो अपनी माँ को बताने के लिए उत्साहित होगी। उसकी शरारतें याद करते ही रति के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उठी और अभिमन्यु के कैबिन में जाकर बोली, सर, घर चले। अभिमन्यु फाइल में डूबा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। हाँ? रति ने खुद को संयत करते हुए कहा, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो चलें? मिष्टी इंतजार कर रही होगी। अभिमन्यु ने उसकी तरफ तंज भरी नजर से देखा और कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे सच में वो तुम्हारी बेटी हो। कमाल की एक्टिंग करती हो। रति एक पल के लिए सन्न रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। मान लिया कि मिष्टी उसकी अपनी कोख की संतान नहीं थी, लेकिन क्या एक औरत सिर्फ तभी मां बनती है जब वो बच्चे को जन्म दे? क्या ममता सिर्फ दिखावा होती है? क्या बिना जन्म दिए कोई औरत किसी बच्चे के लिए मां नहीं बन सकती? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून निचुड़ गया हो। आंखें भर आईं, पर वो कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देखती रह गई और वो बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गया। बाहर शुक्कू खड़ा था। अभिमन्यु ने उसे दूसरी कार की चाबी देते हुए कहा, तुम ये लेकर घर चले जाओ, मैं खुद ड्राइव करके आऊंगा। फिर वो कार में बैठा और रति से रूखे लहजे में बोला, अब देर नहीं हो रही है, जल्दी अंदर आओ। रति का मन भर आया था। कभी वो बहुत अच्छा बन जाता तो कभी एकदम अजनबी और कठोर। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। फिर भी चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, कार तेजी से जयपुर की सड़कों पर दौड़ने लगी। रति खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अनायास ही अभिमन्यु पर चली जाती। अचानक उसे एहसास हुआ, सर, ये तो घर का रास्ता नहीं है। अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मालूम है। रति घबरा गई।
लेकिन सर हमें घर जाना है, मिष्टी को मेरी जरूरत है, वो इतने समय तक कभी मुझसे दूर नहीं रही। अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा निर्विकार था, हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से जमे हुए थे। रति की आवाज ऊंची हो गई, सर। अचानक कार एक तेज झटके के साथ रुक गई। अभिमन्यु ने गुस्से में जोर से ब्रेक मारा था। वो बिना कुछ कहे कार से उतरा, फिर उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, बाहर निकलो। रति चुपचाप नीचे उतरी। कार एक खूबसूरत झील के किनारे खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। रति ने अपने साड़ी के आंचल को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। तभी अभिमन्यु की गूंजती हुई आवाज आई, तो अधीरा मलिक बताएंगी इस चेहरे के पीछे का राज? हर वक्त नया चेहरा, हर वक्त नया वजूद। तुम्हारे बदलते चेहरे ने आईने को भी हैरत में डाल दिया है। क्या है इस चेहरे के पीछे का राज? क्यों सबको गुमराह किया? क्यों जीते जी खुद को मरा हुआ साबित किया? अभिमन्यु गुस्से से चीख उठा। अधीरा, वो लड़की जो शुरू से ही उसके दिल पर राज करती थी, उसकी मौत की खबर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। हाँ, उसने खुद को ये कहकर समझा लिया था कि वो कभी उसकी थी ही नहीं। लेकिन जब रति राठौड़ बनकर वो उसके सामने आई तो उसकी हर बात, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, सब कुछ उसे अधीरा का एहसास दिलाने लगा। वो बार बार खुद को समझाता रहा कि ये बस उसका वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था, वो उसकी अधीरा ही थी। अभिमन्यु ने गुस्से में उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। दर्द से अधीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, क्या हुआ? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? क्यों झुकी हुई हैं तुम्हारी ये नजरें? अधीरा ने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने अधीरा को नहीं मारा। अभिमन्यु ठिठक गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अधीरा की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में गहराई थी। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर उसने कहना शुरू किया, मुझे तो होश ही नहीं था। 2 दिन बाद जब होश आया, तब तक मेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटाया जा चुका था। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। अभिमन्यु चुपचाप सुनता रहा। रति ने आगे कहा, याद करने की कोशिश की तो बस इतना याद आया कि मेरी कार खाई में गिर गई थी। वो एक लंबी सांस लेकर बोली। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई। उसने टीवी ऑन किया और हर न्यूज चैनल पर मेरी मौत की खबर चल रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा हो? अधीरा हल्का सा मुस्कुराई।